press the bell icon for notification. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हम जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इमरजेंसी का दौर था तो इनकी मैगज़ीन हिम्मत ने सेंसरशिप के अगेंस्ट फाइट की थी। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी है। इन्होंने अनडिवाइडेड पंजाब और मॉडर्न साउथ इंडिया पर किताब है इनकी। प्लस इन्होंने अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम माइंड करके उसमें 8 पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफीज भी लिखी है। इस वक्त वो इलिनॉय में प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, बायोग्राफर हैं, ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं और नेहरू के लैंग्वेज में बोलें तो ही हैड अ लिटिल ट्रस्ट विद पॉलिटिक्स टू। ही ऑल्सो हैपन्स टू बी ग्रैंडसन ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड महात्मा गांधी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वन एंड दी ओनली प्रोफेसर राजमोहन गांधी। स्वागत है आपके नेहरू जी। आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है और आपके जो आपके मित्र हैं, जो आपकी बातें सुनते आए हैं, उनसे मेरा संपर्क हो रहा है। मुझे बहुत उससे खुशी है। सर, आज हम नेहरू की लेगेसी पे बात करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म और जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज उठती है उन पर बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल तो है कि नेशनल मूवमेंट में आप नेहरू के रोल को किस तरह से देखते हैं और फ्रीडम स्ट्रगल को नेहरू ने किस तरीके से शेप किया था? तो दोनों जो मूवमेंट्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट और उसके बाद जो इंडिया में डेमोक्रेसी का मूवमेंट, इसे समझ सकते हैं क्या है, दोनों में इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। और लोग तो जानते ही हैं या शायद नहीं जानते होंगे कि गांधी जी ने तो शायद 10 साल कुल मिला के बिताए थे जेल में, दक्षिण अफ्रीका और भारत। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो और भी ज़्यादा लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है। तो जेल गए और उन्होंने कई कुर्बानियाँ की और मुसीबतें भी झेली। और आज की जनता को शायद जानकारी नहीं है, लेकिन 1928-29 के बाद 1930 का जो दशक था, फिर 40 का दशक था, आज़ादी तक, तो जवाहरलाल नेहरू की जो पॉपुलैरिटी थी वो आज लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो 12-13 साल का था जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव था उसके अलावा जो मैंने पढ़ा है और अध्ययन किया है, तो मैं जानता हूँ कि उस समय जवाहरलाल नेहरू कितने पॉपुलर थे देश में। और पॉपुलैरिटी की वजह तो यही थी कि राष्ट्र की आज़ादी के संग्राम में उन्होंने बहुत ही बहादुरी का और कुर्बानी का हिस्सा लिया। और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी लोगों पर बहुत प्रभाव उसका होता था। तो यूथ का, जहाँ तक यूथ का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, बुद्धिजीवियों का सवाल है, इंटेलेक्चुअल्स, all the populations of diverse populations of India. So Jawaharlal Nehru had a very great hold over all of them, and so that marked him out. हो सकता है कि गांधी जी को अगर हम छोड़ दें तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, अगर 1946, 47, 48 की बात करें, 45, सुभाष बोस का देहांत तो 45 में हुआ था, लेकिन लोगों को उसके बारे में विश्वास नहीं था कि सचमुच में वो चले गए हैं कि नहीं। लेकिन 1937-38 के बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस की यूथ में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी थी। तो ये तो आज़ादी के संघर्ष की बात हुई। और फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसने भी उनको देश भर में और दुनिया भर में बहुत ही ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। और जिस डेमोक्रेसी पर आज जो ख़तरा हो रहा है, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, और ज़रूरी भी है कि हम चर्चा करें कि डेमोक्रेसी
के सामने खतरा है। तो उस डेमोक्रेसी का जो अनुभव हुआ हमारे देश को, वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ। और जो 17 साल वो प्रधानमंत्री रहे, ये नहीं कि कोई भी कह सकता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ काफ़ी भारी गलतियां भी हुई, लेकिन जो डेमोक्रेसी को उन्होंने बनाया और बचाया 17 साल में, वो एक हमारे इतिहास का एक बहुत ही अच्छा पीरियड कह सकते हैं। महात्मा गांधी से जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात 1916 में हुई थी। नेहरू कहते हैं कि अपनी उनके बारे में लिखा है उन्होंने कि वेरी डिस्टेंट और अनपॉलिटिकल और वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर हम थोड़ी सी आगे जाएं तो सरदार पटेल की एक चिट्ठी है जवाहरलाल नेहरू को, जिसमें सरदार पटेल कहते हैं कि गांधी जी शायद सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। तो नेहरू का गांधी से पर्सनल लेवल पे कैसा रिश्ता था और पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स क्या थे? तो ये सही, आपने जो सरदार पटेल के ख़त का जिक्र किया वो सही है कि सरदार पटेल को लगा और औरों को भी लगा कि जवाहरलाल नेहरू के प्रति गांधी जी का जो रिश्ता था और प्यार का रिश्ता था, गहरे प्यार का रिश्ता था। और एक साहब थे जिनको आज लोग भूल गए हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया लेखक थे और थिंकर थे, किशोरलाल मशरूवाला। वो कुछ समय तक गांधी का जो अखबार था हरिजन, उसके वो एडिटर भी रहे थे। तो किशोरलाल मशरूवाला बताया करते थे कि गांधी और पटेल का रिश्ता भाइयों का रिश्ता था और गांधी और जवाहरलाल का रिश्ता एक बाप बेटे का रिश्ता था। तो ये अपनी आप बायोग्राफी में भी, सरदार पटेल की बायोग्राफी में इस पे आपने लिखा भी है। शायद मैंने लिखा होगा। तो ये तो सही है कि गांधी समझ गए थे, मेरी राय में। एक तो जवाहरलाल की पर्सनैलिटी ऐसी थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। उसके अलावा वो तो एक ज़रूर वो अपने में भी एक फैक्टर है जो जिसके बारे में हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पर्सनैलिटी का भी गांधी के ऊपर प्रभाव हुआ था। लेकिन उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उससे दो चीज़ें, कि जवाहरलाल कुछ भी कीमत देने को तैयार थे भारत की आज़ादी के लिए। इसका शायद गांधी के ऊपर प्रभाव हुआ। और दूसरे कि गांधी ने देख लिया था कि जहाँ तक ये हिंदू मुस्लिम संबंध का सवाल है, जवाहरलाल उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मेरा जो अध्ययन है वो मुझे ये बताता है कि 1924 में दिल्ली में एक गांधी जी ने अनशन किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो उस समय जवाहरलाल तो काफ़ी युवा ही थे, 36 होगी उनकी एज, 35-36 की उम्र रही होगी। तो गांधी जी से मिलने आए और उसके बाद से ऐसा मुझे लगता है कि जो रिश्ता था बहुत ही गहरा हो गया। और गांधी जी समझ गए थे कि अगर किसी इंसान में जो राजनीति में आया है और जो लोगों पर प्रभाव भी रखता है, लेकिन इस किस्म का इंसान वो इसलिए भी इस काम के लिए भी तैयार है कि वो हिंदू और मुसलमान की दोस्ती को बनाए और बनाए रखे, और उस दोस्ती के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो, वो जवाहरलाल है, ऐसा गांधी समझ गए। अगर हम सर देखें तो 1928 में महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था यंग इंडिया में। उसमें उन्होंने कहते हैं कि नेशन इज सेफ इन हिज हैंड्स, नेहरू के बारे में। और भगत सिंह उसी टाइम पे आर्टिकल लिखते हैं कीर्ति में, जिसमें वो कहते हैं कि यंग यूथ को नेहरू को फॉलो करना चाहिए। बोस भी ये लिख रहे हैं कि अमॉन्ग द फ्रंट रैंक ऑफ रूलर्स ओनली यू कैन लीड अस इन प्रोग्रेसिव वे, और टैगोर भी। और सरदार पटेल कह रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो वो नेहरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने सारे लीडर्स जो हैं वो नेहरू को एक ऐसे फ्यूचर लीडर देख रहे हैं। तो क्या रीज़न था नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनने का, और क्यों उनको सारे लीडर्स एक फ्यूचर लीडर के तौर पर देख रहे थे? तो हर एक के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं कि पटेल ने क्यों ऐसा सोचा, सुभाष बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने, वगैरह वगैरह। लेकिन शायद मेरी राय में
कुछ 2-3 बातें इस प्रकार की हो सकती हैं। एक तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो हर कुर्बानी के लिए तैयार थे, जेल, पिटाई, मरना हो, कुछ भी हो। दूसरे बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही मेहनती थे, सुबह से रात तक काम करने को तैयार थे। और कोई उनके लिए भारत की आज़ादी के अलावा उनके सामने कोई उस समय कोई गोल नहीं था, उद्देश्य नहीं था। तीसरा ये भी शायद गांधी और अन्य लोग भी समझ गए थे कि वो बहुत ही देश की जनता उन्हें बहुत चाहती थी। तो एक अगर नेता आए जिसमें बहुत ही कुशलताएं हो और वो देश की जनता भी उन्हें चाहती हो, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फिर कारण हो सकते हैं उसके नेतृत्व के लिए। और ये भी था, शायद लोग समझ गए थे कि हो सकता है कि नेहरू को एक मंच से बोलना पसंद भी आए, अगर उसकी तस्वीर अखबारों में छपे तो उसको अच्छा भी लगे। तो नेतृत्व शायद नेहरू को पसंद भी था, लेकिन गांधी और बाकी देश की जनता समझ गए थे कि ये नेतृत्व के लिए काम नहीं कर रहा है, ये सचमुच में जनता के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है। इसके अपने विचार हैं, इसके अपने ख्याल हैं। तो ये, और एक हम देखते हैं कि बाकी लीडर्स के मुकाबले एक वर्ल्ड व्यू भी था उनका, इंटरनेशनली। हाँ, ये बात आपने सही कही है कि ये तो सब लोगों ने स्वीकारा है कि बाकी सब लोग तो देश की ही बात करते थे, देश की बहुत बड़ी समस्याएं थीं, लेकिन जवाहरलाल ने पूरे विश्व के बारे में वो सोचते थे, अध्ययन भी किया था। और जैसा कि सब जानते हैं, जब उन्होंने जेल से चिट्ठियाँ लिखी थी अपनी बेटी को, वो भी दुनिया के इतिहास के बारे में ही चिट्ठियाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दुनिया की समस्याएं देश के सामने रखना, देश की जनता को दुनिया के बारे में समझाना, ये इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। रिसेंट ईयर्स में नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप पे बहुत सवाल उठाए कि उनको ज़बरदस्ती बना दिया गया, और डिज़र्विंग सरदार पटेल थे। आपने सरदार पटेल की जीवनी लिखी है, तो ये क्वेश्चन को आप अगर हमारे ऑडियंस के लिए एकदम डिटेल में बता सकें। ये अच्छा है कि आपने पूछा है, क्योंकि इस सवाल पर मैंने कुछ अध्ययन भी किया है। तो हुआ ये 1946 में अप्रैल का महीना, क्विट इंडिया के मूवमेंट पर कई लोग, हज़ारों लोग जेल में गए थे, और वो रिहा हुए जून-जुलाई 1945 में। मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1940 से थे, जब रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का सेशन हुआ था, तब से। और क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में सब लोग जेल गए थे, तो कुछ नए प्रेसिडेंट के चुनने का सवाल ही नहीं आया, कांग्रेस को बैन भी कर दिया गया था। तो मौलाना आज़ाद की प्रेसिडेंटशिप 1940 से 1946 तक चलती आई। फिर अब एक नया कांग्रेस प्रेसिडेंट को चुनने की बात आई। तो अप्रैल 1946 में देश के सामने, या कांग्रेस पार्टी के सामने, सवाल था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने। प्रधानमंत्री बनने का सवाल उस समय नहीं था। कब देश आज़ाद होगा, ज़रूर लग रहा था कि आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो लोग समझ गए थे, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ था अंग्रेज़ सरकार और हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट के बीच कि आज़ादी आएगी, किस टर्म्स पर आएगी। तो अप्रैल 1946 में सवाल था कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो उस ज़माने में, उससे कई साल पहले भी, 1925 से लेकर ये ऐसी प्रैक्टिस हो गई थी कि हर प्रदेश कांग्रेस समिति किसी का नाम आगे रखे कि इसको इस साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाए, अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाए। और अगर 3-4 नाम आते थे कई प्रदेश समितियों द्वारा, तो उस ज़माने में ऐसी आदत थी कांग्रेस में कि सब नाम गांधी जी के सामने लोग देते थे। फिर गांधी जी कहते थे कि मुझे लगता है कि शायद इसको मौका देना चाहिए, और अक्सर लोग उनकी बात मान लेते थे। और सर्वसम्मति से जिस नाम को गांधी जी ने चुना,
उसको अध्यक्ष बनाया जाता था, ऐसा हुआ कर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अच्छा तरीका था, लेकिन ये तरीका अपनाया गया उस समय वही उस समय प्रचलित था। तो जब 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल आया तो कई कांग्रेस की प्रदेश समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रखा कि इनको अध्यक्ष बनना चाहिए। 2-3 ने आचार्य कृपलानी का भी नाम रखा। जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी ने नहीं रखा। एक द्वारका प्रसाद मिश्र बहुत ही जाने माने महाकौशल के नेता थे। उनके बेटे ब्रजेश मिश्र को लोग अच्छी तरह से जानते हैं हाल में। वो शायद वाजपेयी जी के स्पेशल सेक्रेटरी एडवाइज़र भी रहे थे। पहले वो फॉरेन सर्विस में भी थे। तो लेकिन ये जो डीपी मिश्रा, पंडित डीपी मिश्रा महाकौशल के जबलपुर के जो थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम लोगों ने सरदार पटेल का नाम रखा था अध्यक्ष के लिए, तो प्रधानमंत्री का ख्याल हमारे मन में नहीं था। सरदार पटेल केवल एक ही बार अध्यक्ष रह चुके थे 1931 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, 1936 में, 1937 में, तो 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू की तुलना में 14 साल बड़े थे। उनकी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और क्विट इंडिया मूवमेंट पे उनका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान था, आर्किटेक्ट कह सकते योगदान था। तो कई लोगों ने ऐसा समझा कि हमें सरदार पटेल को जो हम आदर देना चाहते हैं वो उन्हें अध्यक्ष कांग्रेस का बना करके आदर देंगे। लेकिन उस समय ये कल्पना नहीं थी कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये ख्याल नहीं था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आजकल जब लोग कहते हैं कि कई कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम रखा था, वो सही है, लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए था, प्रधानमंत्री के लिए नहीं। फिर हुआ क्या, वो भी मैंने अपनी किताब में लिखा है और लोग जानते भी हैं कि गांधी जी ने कहा सरदार पटेल से कि अपना नाम तुम वापस ले लो। कृपलानी से कहा तुम अपना नाम वापस ले लो। इन दोनों ने तुरंत अपने नाम वापस ले लिए। और कांग्रेस के नेता जब बैठे थे वर्किंग कमेटी के लोग, तो उन्होंने ही एक प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए फिर अध्यक्ष। तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। अच्छा, ये सही भी है कि उसके बाद कुछ महीनों बाद जब समझौता हुआ आज़ादी के बारे में और विभाजन का भी समझौता हुआ कि पार्टीशन भी होना चाहिए, लोग मान गए। गांधी जी भी अंत में दुखी तो थे, लेकिन वो भी मान गए। तो प्रधानमंत्री का जब बनने का सवाल आया, तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं को न्योता मिला कि आप अब सरकार बनाइए। लेकिन ये सोचना कि उस समय जो बातचीत हो रही थी या जो प्रस्ताव आए थे कि सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए, वो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। और एक बात और सोचने लायक है कि अगर लोग सचमुच में चाहते थे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के जो सदस्य थे देश भर में, वो सब चाहते थे कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उस समय अगर लोग दुखी हुए कि अगर जवाहरलाल नेहरू बने, तो कम से कम किसी एक अखबार में कोई ऐसी खबर आती कि हमें दुख है। किसी इंसान ने किसी एक लेटर टू द एडिटर लिखा होता कि हमें बहुत अफसोस है कि सरदार पटेल नहीं बने प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू बने। कोई रेजोल्यूशन कहीं से आता कि हमें निराशा है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर आम जनता उस समय एक राय से चाहती थी कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बने, तो कम से कम इस दुख का एक्सप्रेशन तो कहीं आता। तो ऐसा कोई भी उदाहरण हमें नहीं मिलता, कोई उसके ऐसा एविडेंस नहीं है कि कहीं भी किसी ने अपनी निराशा, अपनी डिसअपॉइंटमेंट या अपना दुख व्यक्त किया। उस समय की जनता बहुत खुश थी जवाहरलाल नेहरू से, और स्वयं वल्लभ भाई पटेल इसके पक्ष में थे कि वो प्रधानमंत्री बने। और शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि सरदार पटेल का देहांत हुआ था दिसंबर 1950 में। अक्टूबर 1950 में इंदौर में सरदार पटेल ने एक भाषण दिया था अपने उनके देहांत से 2 महीने और 10 दिन करीब पहले। उन्होंने उस भाषण में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना इस देश के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है,
और गांधी जी का ये फैसला कि जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का नेता बने और फिर अंत में फिर प्रधानमंत्री भी बने, ये बिल्कुल सही निश्चय, सही चॉइस गांधी जी की थी, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये भाषण सब जगह है। हो सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो के पास भी उसकी एक रिकॉर्डिंग हो, अखबारों में ये छप चुका है भाषण। सरदार पटेल भी एक इंसान थे, नेहरू की तरह, गांधी की तरह। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, सरदार पटेल में भी कुछ कमियां रही होंगी, थीं। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि सरदार पटेल किसी को फ्लैटर करने के लिए कुछ जो वो नहीं समझ चाहते, सोचते थे, ऐसा वो बोलते थे। तो जब उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जब चाहा कि नेहरू देश का नेता बने तो वो सही ख्याल था, तो ये सचमुच में सरदार पटेल ने अपने दिल की बात रखी। हम देखते हैं कि सर, जब सरदार पटेल को नेहरू कैबिनेट में बुलाते हैं तो वो जो 1 अगस्त को वो चिट्ठी लिखते हैं तो उनको स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द कैबिनेट कहते हैं, और सरदार पटेल उनको 2 दिन के बाद रिप्लाई करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपसे ज़्यादा त्याग और बलिदान कोई नहीं किया और हमारी एकता ही हमें देश को आगे ले जाएगी। और रिपीटेटिवली सरदार पटेल नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप को जस्टिफाई भी करते हैं कई बार, और एक बार रेजिग्नेशन की भी बात आती है तो उनको वो रोकते हैं। लेकिन नेहरू और पटेल के बीच में डिफरेंसेस भी आता है बहुत सारा, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं, एज ए कलीग के डिफरेंसेस, या आज जो जिस तरीके से ऐसा लगता है कि 2 ओपोनेंट थे? और ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, अगर हम किसी स्कूल को भी चलाते हैं, एक प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है, तो दोनों में बहुत अंतर हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए स्कूल को चलाते। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ भी अगर 2 उसके ऑफिशियल्स हों, और फिर देश की जब बात आती है, इतने सारी समस्याएं हैं और इतने सारे तरीके हो सकते हैं समस्याओं को दूर करने के, तो ये अगर मतभेद न हो तो आश्चर्य की बात हो, और अगर गहरे मतभेद न हो तो भी आश्चर्य की बात हो। इतने बड़े सवाल आते, तो ज़रूर इन दोनों में गहरे मतभेद थे, और कई बार मतभेद के कारण काफ़ी इन्होंने सख्त शब्द भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन हर वक्त वो अपने पार्टनरशिप पर वापस आए, एक दूसरे की ज़रूरत समझी देश के लिए। तो बिल्कुल सही है कि उनके गहरे मतभेद भी थे और ये मतभेद एक्सप्रेस भी किए गए, लेकिन दीज वर द डिफरेंसेस ऑफ कॉलीग्स हु वर determined to try and look after the nation to the best of their ability। सर, फंडामेंटल लेवल पे कंसेंसस था ना इन लोगों का, बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म को लेके, या उस पे आप क्या कहेंगे, या हिंदुत्व के अगेंस्ट? नहीं, देखिए, हिंदुत्व तो आजकल काफ़ी चर्चा में, या कम्युनलिज्म को लेके। देखिए, एक साल है जिसको हमें याद रखना चाहिए, और एक सेशन है कांग्रेस का जिसे हमें अच्छी तरह से याद करना चाहिए। वो है 1931 का, शायद अप्रैल के महीने में कराची में एक कांग्रेस सेशन हुआ था। सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे, और जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द जनरल सेक्रेटरीज, और शायद भगत सिंह की फांसी के कुछ ही दिन बाद, और सुभाष बोस भी मौजूद थे, गांधी भी मौजूद थे। तो उस कराची के सेशन में जब गांधी थे, सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष बोस थे, तब एक फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन आया था कांग्रेस का। और जब, क्योंकि गांधी जाने वाले थे इंग्लैंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो इंग्लैंड के वाले भी पूछने वाले थे कि आप अगर कांग्रेस आती है सरकार में तो किस प्रकार का भारत आगे आएगा। तो द फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, उसके बारे में कराची में चर्चा हुई, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किया गया। लोगों को पढ़ना चाहिए, और उसमें सब कुछ जो बाद में बातें हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाबा साहब अम्बेडकर जब चेयरमैन थे और आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें भी वही बातें को अच्छी तरह से डिटेल में जाके फिर एक्सप्लेन भी किया गया और आर्टिकल्स बनाए गए। लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन है, उसमें इक्वालिटी ऑफ ऑल, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ दलित्स, and control by the public of the great industries of India। सर, किसी लेवल पे तो वो जैसे कि abolition of capital punishment भी है, वो भी, यानी तो हाँ, तो और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव, तो
और इस रेजोल्यूशन के पीछे कंसेंसस बना जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, दे वर ऑल पार्टी टू दिस. सो दिस वाज the common consensus and this was the foundation of the eventual जिससे constitution. नेहरू और पटेल ने कभी डेविएट नहीं किया. So they were, and when they were prime minister and deputy prime minister, and together looking after the nation, together also helping along with Dr. Baba Saheb Ambedkar, along with Dr. Rajendra Prasad, president of the Constitutional Assembly, Maulana Azad bhi the. So when they were trying to create together with the other members of the constitution, so they were all committed to these broad goals, and so they were absolutely and one on these broad goals. सर रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ आइकन्स, चाहे वो सरदार पटेल को लेके या महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लगता है कि वो उनके पैरामीटर्स में खड़े नहीं हो पाते, हिंदुत्व के हमेशा फेल हो जाते. ऐसा क्या है नेहरू में कि जो वो आरएसएस उनको कभी पास मार्क्स भी नहीं देता है? अगर आप इस पे कुछ बता सकें. इसके बारे में कुछ स्पेकुलेशन ही की जा सकती है. मैंने इन लोगों से बातचीत तो नहीं की है इस विषय में और विषय में भी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के प्रति इन लोगों में दुख की बात है, एक चिढ़ है, बहुत अरसे से चिढ़ है. और ये भी हम सब जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, कितना झूठ भी फैलाया गया है और कितने बुरे किस्म का झूठ इनके पिताजी के बारे में, इनके दामाद के बारे में, कि ये फिरोज़ खान थे और फिर फिरोज़ गांधी कैसे बन गए, इस प्रकार की बातें. तो ये तो एक कैंपेन ऑफ हेट्रेड, ऑफ डिसलाइक, सैडली ऑल्सो कैंपेन ऑफ फॉल्सहुड. इससे तो हमें बहुत, लेकिन एक वो भी है कि नेहरू टाइप बनना भी चाहते हैं, लेकिन उनसे चिढ़ भी है. ऐसा आप देखिए, इन लोगों में तो चिढ़ है, लेकिन अटल जी में तो चिढ़ नहीं थी. वो तो उन्होंने, जब वो पहले बने थे फॉरेन मिनिस्टर मोरारजी देसाई की कैबिनेट में, तो कह रहे थे कि उनके लिए कितने गर्व की बात है कि जिस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी, अब मैं उसे. तो अटल बिहारी जी ने तो बहुत आदर भी किया था पंडित नेहरू का. हाँ, उनके डेथ पे उनके स्पीच भी बहुत. हाँ, तो लेकिन नेहरू को इन्होंने एक हेट ऑब्जेक्ट बना दिया है, और जो इनका ये प्रोपेगेंडा रहा है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट. और देखिए, ये भी हम स्वीकार करना पड़ेगा, आजकल का जो प्रोपेगेंडा होता है जहाँ हम झूठ भी फैलाया जाता है. तो पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या क्या कहा जाता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू तो मुसलमान थे. आपने भी देखा होगा. हम लोग तो वही काउंटर कर रहे हैं, और मुसलमान होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये झूठ तो काउंटर करनी चाहिए. मुसलमान होना पाप नहीं है, हिंदू होना पाप नहीं है, क्रिश्चियन होना पाप नहीं है, नास्तिक होना पाप नहीं है. हर एक को आज़ादी है, लेकिन इस प्रकार का झूठ फैलाना, तो जवाहरलाल नेहरू को एक मुस्लिम अपीजमेंट या मुगलों के वो भी ये मानना कि मुगलों ने जो कुछ किया सभी बहुत ही पाप किया, ये भी शायद सही नहीं है. अच्छा भी काम किया उन्होंने, और वो आखिरकार हिंदुस्तानी तो बन गए थे, यहाँ बस गए थे. अंग्रेज़ आए और वापस चले गए. ये लोग आए और यहाँ बस गए और ये हिंदुस्तानी बन गए. तो वो भी तो एक अंतर हमें समझना चाहिए. तो नेहरू को मुगलों के साथ, मुसलमानों के साथ जोड़ देना, और ये मानना कि मुसलमान के साथ जो होता है वो एक किस्म की गलती करता है, पाप करता है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं. लेकिन जो सोच सकते हैं, जो जानते हैं कि जो आदमी अगर एक हिंदू परिवार में पैदा होता है या मुसलमान परिवार में पैदा होता है, ईसाई परिवार में पैदा होता है, सिख परिवार में पैदा होता है, ये उसकी चॉइस तो नहीं है. जहाँ हम आते हैं वैसा हम बन जाते हैं. तो ये जो नफ़रत की पॉलिटिक्स है, उसमें नेहरू की नफ़रत भी उसका वो एक बड़ा हिस्सा उस पॉलिटिक्स का है. लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत की जनता इस प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह समझ जाएगी. रिसेंटली हमने प्रधानमंत्री को देखा कि वो अभी लोकसभा में उन्होंने स्पीच दिया कि
पार्टीशन एक आदमी के प्रधानमंत्री बनने के लिए हो गया, तो पार्टीशन जैसे कॉम्प्लेक्स इशू को, एक आदमी के प्रधानमंत्री के सवाल को आप एज ए हिस्टोरियन किस तरीके से देखते हैं? हिस्टोरियन तो अगर ऐसा सुनता है या पढ़ता है तो उसे दुखी हो सकता है, और अगर प्रधानमंत्री साहब खुद ऐसा मानते हैं और ऐसी बात देश के सामने रखते हैं तो ये तो बहुत ही निराशाजनक और दुख देने वाली बात है। और ये तो लोग जिन्होंने अध्ययन किया है पार्टीशन का वो तो जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो नेशन हैं, ऐसी बात तो मुस्लिम लीग ने तो की 1940 में, लेकिन हिंदू महासभा ने और सावरकर ने तो 1937 में की और शायद कुछ पहले भी की। तो कौन चाहते थे कि देश का विभाजन हो, कौन नहीं चाहते थे? नेहरू तो नहीं चाहते थे, गांधी तो उसका विरोध करते आए अंतिम क्षण तक, फिर बाद में उन्होंने स्वीकार किया, बहुत एक दुखी दिल के साथ स्वीकार किया। शायद सारे लोगों ने दुखी दिल के साथ स्वीकार किया, और नेहरू ने भी, और नेहरू ने तो अब रेजोल्यूशन में भी लिखा था, उनकी तो ये स्पीच भी थी कि शायद कुछ साल बाद फिर हम एक आ जाएंगे, ऐसा वो सोचते थे। गलत निकला। लेकिन ये भी सही है कि सरदार पटेल ने 1946 के दिसंबर से ये मन उन्होंने कर लिया कि पार्टीशन ही बेहतर होगा। वो भी पार्टीशन से दुखी थे, वो भी 46 के लास्ट में, तब तक वो भी अपोज करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे जो अनुभव हुआ चले, वो लोग वो चलाएं, हम लोग ये चलाएंगे और हमारी काफ़ी मुसीबतें कम हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया। और नेहरू से पहले उन्होंने स्वीकार किया, नेहरू ने बाद में स्वीकार किया। तो ऐसा मानना कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टीशन स्वीकार कराया गया, ये तो किस किस्म का झूठ है, उसके लिए तो नए शब्द हमें ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन बहुत शर्म देने वाला झूठ है। आप एक हिस्टोरियन के तौर पे अगर इस नेशनल मूवमेंट को लिखने के लिए कहा जाए, नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को, तो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है कि नेहरू माइनस हो जाए उसमें से, आप क्या नेशनल मूवमेंट बिना नेहरू के देख सकते हैं? नहीं, कोई नहीं देख सकता है, दुनिया नहीं देखेगी, और जो इतिहास पढ़ते हैं वो नहीं देखेंगे। प्रोपेगेंडा एक चीज़ है, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं जो जिस निर्णय निष्कर्ष पर निकलते हैं वो एक दूसरी चीज़ होती है, तो कोई वो नहीं स्वीकार कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर कुछ समय के लिए और लोग अगर पढ़ें नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात सुनते जाएं, तो उनके मन में कुछ ख्याल आ सकते हैं, लेकिन उसे कोई रीजन्ड कंक्लूजन या रीजन्ड एनालिसिस तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन पार्टीशन के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि पार्टीशन इनकी वजह, गांधी की वजह से हुआ और जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ, वो तो गलत है। लेकिन अगर आज पार्टीशन अगर नहीं हुआ होता, अभी आज कल आया ना, किसी ने कहा है, किसी मंत्री ने, कि अगर कुछ कांग्रेस वाले तो चाहते हैं कि आधा बांग्लादेश के लोग भारत में आ जाए, कि अगर ये CAA बिल अगर सबके लिए हो, सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए भी हो, तो आधा बांग्लादेश हिंदुस्तान में आ जाएगा। अच्छा, अगर पार्टीशन नहीं होता तो बांग्लादेश के सब लोग भारत के हिस्सा होते, पाकिस्तान के सब लोग भारत के हिस्सा होते, and the people of Bangladesh, the people of Pakistan, of frontier province of Sindh, of West Punjab, of Bangladesh would have been free to travel and live in all parts of India. तो जिन्हें आज हम इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं या टर्माइट्स कहते हैं कुछ लोग, they would have been honorable citizens of all parts of India throughout. So this whole argument that India is only for Hindus, अच्छा, एक और समझ, as a historian, it's very important to realize that what partition in 47 was and what it was not. Partition did make the Muslim majority parts of India into a separate country, but it did not make the rest of India a Hindu nation. It was a Hindu majority nation. Pakistan was a Muslim majority nation. Afterwards, it became an Islamic nation.
But to begin with, even Pakistan was only a Muslim majority nation, and India was a Hindu majority. It was not that if Pakistan was a Muslim nation, India was a Hindu nation. Pakistan was a nation for everyone. India was a nation for everyone. That was the agreement. Yeah. हमने सर देखा है कि रिसेंटली 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाई गई. श्री प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन ने अभी इसके बारे में लिखा था आर्टिकल कि सरदार पटेल वॉज द ओरिजिनल आर्किटेक्ट. आपकी बुक में ये कहते हैं आपकी कश्मीर वॉज नेहरूज बेबी बट पटेल नेवर ट्राइड टू पिक इट. हम उस हिस्टोरिकल डिबेट्स में तो जा सकते हैं, लेकिन आज के प्रॉब्लम के लिए आप नेहरू को कितना जिम्मेदार मानते हैं कश्मीर इशू को अगर आप देखें तो? There is no doubt that Nehru did take a very active interest in the Kashmir question as long as he was Prime Minister. It is true that Patel was Minister of State, but also that Gopal Swami Iyengar was Minister of Villa Portfolio, and he was given responsibility for Kashmir to some extent. But he worked very closely with Nehru. और ये भी जानने लायक बात है कि क्योंकि शेख अब्दुल्ला नेहरू के बहुत करीब थे और गांधी जी के भी बहुत करीब थे, और वो चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत का हिस्सा बने. और अगर शेख अब्दुल्ला उस ज़माने में 1947 में इस ख्याल के ख़िलाफ़ रहते तो उस समय भारत की सरकार भी कश्मीर के एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं करती. सिर्फ महाराजा ने किया, लेकिन क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी चाहते थे और उनकी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो भी चाहती थी, इसलिए गांधी, नेहरू, पटेल सब ने स्वीकार किया कि कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा हो सकती है. लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी वो टिकी नहीं, और फिर नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला, कई साल के लिए जेल में डाला. और तो ये जो भारत के नेता उस समय जो थे और कश्मीर के नेता उस समय जो थे, उन दोनों के बीच जो रिश्ता बन सकता था वो नहीं बना. आपस में जो विश्वास पैदा हो सकता था वो नहीं पैदा हुआ. अगर वो हो जाता तो पूरा इतिहास कुछ और किस्म का होता. तो ज़रूर उसमें जवाहरलाल नेहरू की भी जिम्मेदारी है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा. लेकिन आज के प्रॉब्लम्स को नेहरू पे ब्लेम आप दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? हम ज़रूर कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो बने हैं उसमें उनका भी हिस्सा था, लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है वो तो दूसरे ही किस्म का प्रॉब्लम है. अगर उसमें पाकिस्तान का भी एक बहुत गलत रोल रहा है कई सालों से, लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना होगा कि किसी न किसी तरह भारत के जो अफसर हैं, भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, भारत की जो मीडिया है, भारत की जो पब्लिक है, हम कश्मीर के लोगों के दिल और मन को जीतने में असफल रहे हैं. इसमें हम औरों को ज़रूर दोष दे सकते हैं. लोगों ने अड़चनें बहुत डाली हैं और बहुत गलत काम भी किया है, बदमाशी भी की है, लेकिन at the end of the day, it is essentially our weakness that we were not able and we did not encourage real democracy, real governance, efficient governance in Kashmir, real trust between Kashmir and the rest of India. So for that, and now मैं ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ, मैंने और जगह लिख भी रखा है कि इस तरह से सडनली कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना देना बिना किसी एक भी कश्मीरी से सलाह किए बिना, एक भी किसी कश्मीरी अफसर से बात की, न किसी कश्मीरी पॉलिटिशियन से बात की, न किसी कश्मीरी सिटीजन से बात की, कुछ लोगों ने फैसला कर दिया कि ये कश्मीर के लिए और भारत के लिए अच्छा होगा, इसलिए ऐसा हम कर देंगे. ऐसा तो कॉलोनियलिज्म के ज़माने में भी नहीं हुआ करता था. तो ये जो मेरी राय में तो काफ़ी गलती हुई है, और ये नेहरू के मिस्टेक्स को करेक्ट करना कह रहे. ये तो इसमें इस गलती में नेहरू नहीं है ही नहीं, नेहरू का इसमें आते ही नहीं है, इसमें शामिल ही नहीं है. ये तो वो तो इतिहास है. हम तो आज के कश्मीर के और कल के आने वाले कश्मीर की बात करना चाहते हैं.
इसमें नेहरू कहाँ आते हैं? ये एक सवाल जो नेहरू पटेल को लेके आता है, प्राइम मिनिस्टरशिप को लेके। आपने राजा जी की बायोग्राफी लिखी है और राजा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अनडाउटेडली इट वुड हैव बीन बेटर इफ नेहरू वुड हैव बीन द फॉरेन मिनिस्टर एंड जवाहरलाल नेहरू वुड इफ नेहरू वुड हैव बीन द फॉरेन मिनिस्टर, पटेल वुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो बाइनरी है वो आपको लगता है कि वहाँ से अगर आ रहा है? आपने राजा जी की बायोग्राफी लिखी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, राजा जी ने ज़रूर कहा था, मुझे याद नहीं कौन से साल में कहा था। ये मैंने आपकी बुक में पढ़ी। हाँ, लेकिन 71 72 में कहा होगा। और कुछ साल बाद जयप्रकाश नारायण ने भी वो बात दोहराई थी। तो ये उनके विचार हो सकते हैं और हो सकता है कि 1973 में, अगर 72-73 में राजा जी ने ये कहा हो, लेकिन 1946-47 में तो उन्होंने ये नहीं कहा था। बल्कि 1947-48 में जो उनके भाषण थे, उन्होंने कहा था कि सरदार नेहरू और पटेल, somebody who commands universal love, यूनिवर्सल कॉन्फिडेंस, पटेल who commands universal confidence, क्या ज़बरदस्त जोड़ी है, ऐसा उन्होंने कहा था। Not a tear should be shed as long as they are there. Yes, so ये उस समय उनका ख्याल था। और 1972-73 में राजा जी और इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल संघर्ष उनका चल रहा था। और तो इसलिए that context we must understand when he was critical of Indira Gandhi, he was critical of Nehru's socialistic policies. Of course, Nehru was dead by this time. और नेहरू के डेथ पे उनकी जो स्टेटमेंट है कि 1100 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट। Yes, that is a wonderful. तो यानी आपका कहना है कि वो ज़्यादा ये स्टेटमेंट है, वो ये आफ्टर नेहरू के पॉलिटिक्स को जो हुआ उस पे। हाँ, so Rajaji statements about Nehru when Nehru died in 64, and Rajaji's statement about Nehru and Patel when they were both Prime Minister and Deputy Prime Minister, those are perhaps of greater relevance than Rajaji's statement in 72-73 about. But also, let's remember, at that time, people of India wanted Nehru to be Prime Minister. Patel wanted Nehru to be Prime Minister. It is possible that Gandhi was mistaken, people of India were mistaken, Patel was mistaken. ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका तो ये व्हाट इफ है ना? हाँ। अभी सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है और इसमें हम देखते हैं कि भी स्टेटमेंट आया कि नेहरू लियाकत पैक्ट को लेके। इससे पहले हमने देखा महात्मा गांधी को लेके। मैं आपकी बायोग्राफी पटेल की पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि पटेल का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेहरू लियाकत पैक्ट के दौरान। बहुत। तो हम देखें कि नेहरू और गांधी को इस कानून के लिए यूज़ किया जा रहा है। हाँ। और ये कहा जा रहा है कि उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है। शायद पहली बार नेहरू उनके पैरामीटर्स में खड़े हो रहे हैं, इसमें गांधी भी साथ में। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नेहरू और गांधी के सपनों के भारत को पूरा कर रहा है? देखिए, हम लोग सब चाहते हैं, इंसान चाहता है कि झूठ की हद हो, लेकिन कभी कभी झूठ की हद भी नहीं होती है। तो ज़रूर गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ अगर मुसीबत में हों और हिंदुस्तान आना चाहें तो ज़रूर भारत में उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ये भी चाहते थे कि भारत की माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार कभी ना हो। और उनका जो आखिरी अनशन था वो भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए था और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए भी था। और जैसा मैंने अपनी किताब में लिखा भी है, गांधी जी तो ये भी चाहते थे कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से आ गए थे, पाकिस्तान ऐसा सुधरे कि ये हिंदू और सिख पाकिस्तान वापस चले जाएं। गांधी जी ये भी चाहते थे कि जो मुसलमान भारत से जाके पाकिस्तान गए थे वो वापस भारत आए। तो गांधी जी तो कभी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत हिंदुओं का देश है, सिर्फ
हिंदुओं का तो ज़रूर है लेकिन मुसलमानों का भी है। और 1909 में जब उन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी तब से उन्होंने कह रखा है कि नेशनैलिटी एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। इन नो कंट्री इज नेशनैलिटी सिनोनिमस विद रिलीजन। और इंडिया बिलोंग्स एज मच टू इट्स मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूस, पारसीज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एज इट बिलोंग्स टू हिंदूज। तो इस CAA में गांधी का नाम लेना, नेहरू का नाम लेना, इसको तो मैं इससे ज़्यादा प्रिंसिपल और मोरालिटी के ख़िलाफ़ कैसे कोई पॉलिटिशियन जा सकता है मैं तो नहीं समझ सकता। सर, हमने अभी देखा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये गांधीयन मूवमेंट को रिवाइवल है। आपने सर पार्टीशन देखिए, इमरजेंसी देखिए, अभी जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज? और दूसरा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है प्रोटेस्ट में कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटोज साथ में, तो इस पर आपका क्या टेक है? इस अच्छी डेवलपमेंट के लिए ज़रूर मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि गांधी और अंबेडकर को वो एक ही मंच पे साथ लाए हैं। अच्छा काम उन्होंने किया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें नागरिकता और धर्म के बीच कोई रिश्ता नहीं, कोई ही रिश्ता नहीं। और ऐसा कहना कि हिंदू, ईसाई, बुद्ध वगैरह सब आ सकते हैं लेकिन सिर्फ मुसलमान नहीं आ सकते हैं, तो ये तो इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कानून में लाना तो ये समझ में नहीं आ सकता कि भारत में इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। और देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि हर एक हिंदू या सिख, ईसाई अगर आता है पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, वो बिल्कुल ही लॉयल रहेगा, ईमानदार रहेगा। अगर उनमें से कोई हो सकता है पैसा दे करके किसी और वजह से कोई एक ट्रेटर भी निकला, उसको तो हम इजाज़त देंगे। लेकिन बादशाह खान अब्दुल गफ़ार खान के जो अनुयायी हैं, जो मारे जा रहे हैं आज के पाकिस्तान में, वो अगर आना चाहें वो नहीं आ सकेंगे। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो ये तो और जो प्रोटेस्ट आपने उसका उल्लेख किया, तो स्टूडेंट विमेन प्रोटेस्ट, तो मैंने कई प्रोटेस्ट देखे हैं और मैं कई प्रोटेस्ट में शरीक भी हुआ। और जिस उत्साह से और जिस नॉन वायलेंस से, अहिंसा से, और मैंने तो इनसे ये भी कहा है और ये ख़ुद कहते आए हैं, इनके प्रोटेस्ट की जब सभाएं होती हैं तो ये बात करते हैं, एक तो अहिंसा की भी बात करते हैं और हम नफ़रत नहीं करेंगे ऐसी भी बात करते हैं। अगर हमारे ऊपर जुल्म भी होता है लेकिन हम नफ़रत नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी नई चीज़ है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें हिंसा का स्थान नहीं है और नफ़रत का भी स्थान नहीं। गांधीयन प्रिंसिपल है, अम्बेडकर राइट्स है। हाँ, गांधी अम्बेडकर की, तो ये बहुत ही ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं ये इतिहास में इनको एक बहुत ही ऊंचा स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सर मैं एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहूँगा। मुझे डरा दिया आपने। चल 10 क्वेश्चन है आपको, पूछे। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। पूछो। आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टुडे। सेकुलरिज्म। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। डेमोक्रेसी। It has to be greatly improved in its practice in India. Protest. Should be vigorously and non-violently conducted. Sedition. The sedition law has to go. Shaheen Bagh. A wonderful piece of ground and a wonderful movement. Biography writings. Difficult, necessary, has to be done patiently and if possible absolutely fair-mindedly. Politics. It needs people who are fearless, who are impartial and who have space in their minds and hearts for everybody.
योर आइडिया ऑफ इंडिया? It coincides with the idea of India that the young people who are protesting all across India are painting. थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए। और अगर आप अपने मिलियन रीडर्स से कह सकते हैं कि हमारी पेज को लाइक करें, और जो भी स्कॉलर्स हैं वो अगर नेहरूवियन में आर्टिकल लिखना चाहें, चाहे नेहरू के क्रिटिसिज्म में ही अगर कोई स्कॉलरली वर्क लिखना चाहे, तो आप अगर बोलिएगा तो लोग ज़रूर फॉलो करें। मैं ज़रूर बोलूँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ इस नेहरूवियन की बातचीत में मुझे मौका दिया गया है, और मेरी शुभकामनाएं नेहरूवियन के साथ हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो ऐसे लोग जो मेरी बातें पढ़ते हैं या सुनते हैं वो नेहरूवियन के पन्ने खोलें और अच्छी तरह से पढ़ते रहें। नहीं दिया क्योंकि आपको एयरपोर्ट में कैरी भी करना है। अरे वाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ये कोट जो है मुझे सिर्फ आधी ही दिखाई दे रही है। फ्रेम ने हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स, जवाहरलाल नेहरू। लेट मी रिपीट दिस, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, who dies if India lives? Jawaharlal Nehru.